मूवी रिव्यूज प्रेजेंटिंग जीरो टॉक 30। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स पर हमला होता है और इस घटना के ठीक 2 साल बाद यानी कि 2003 में हमें एक डार्क साइड दिखाई जाती है। ये एक ऐसी साइट होती है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता। यहाँ पर एक अमार नाम का आदमी होता है जिसको बंदी बना रखा होता है, जो कि पाकिस्तान से और इसे कराची से पकड़ा गया है और इस पर इल्ज़ाम होता है कि इसने ओसामा बिन लादेन का साथ दिया था। साथ ही इसने आतंकवादियों के अकाउंट में $5,000 भी ट्रांसफ़र किए थे, जिन आतंकवादियों 9/11 के हमले को इल्ज़ाम दिया था। इसके सामने CIA के 2 एजेंट होते हैं, जिनमें से एक का नाम डैन होता है और दूसरी का नाम माया होता है। माया को अलकायदा के लीडर ओसामा बिन लादेन को पकड़ने का टास्क दिया गया था। उसकी ड्यूटी थी कि किसी भी तरह से वो पता करे कि वो कहाँ पर छिपा है। डैन यहाँ पर अम्मार से कई सवाल करता है, पर वो किसी भी सवाल का जवाब ठीक नहीं देता। इसके बाद डैन उसे एक तस्वीर दिखाता है और उसे कहता है कि मुझे पता है कि तेरा दोस्त है और बहुत जल्द सऊदी अरब में कुछ गड़बड़ करने वाला है। मुझे इसकी ईमेल आईडी चाहिए, लेकिन अम्मार उसे नहीं देता, इसलिए डैन उसे बहुत टॉर्चर करता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि माया पाकिस्तान के इस्लामाबाद में, जहाँ पर यूनाइटेड स्टेट की एम्बेसी होती है, वहाँ पर जाती है। दरअसल ये उसका नया ऑफिस होता है और यहाँ वो अपने नए कोलीग से मिलती है। 1 साल बीत जाता है और सन 2004 में दिखाया जाता है कि सऊदी अरेबिया में कुछ आतंकवादियों ने एक होटल में घुसकर कई बेगुनाह लोगों को मार दिया। और जब ये न्यूज़ टीवी पर माया और डैन देखते हैं तो डैन को इस घटना के लिए बहुत दुख होता है। वो अपने आप को इसके जिम्मेवार ठहराता है, क्योंकि अमार को इस घटना के बारे में पहले से पता था और वो अमार से इस बात को उगलवा नहीं पाया। माया एक प्लान बनाती है। वो कहती है कि अमार को नहीं पता कि ये घटना हो चुकी है, क्यों ना हम उसे कई दिनों तक ना सुलाएं और उसके बाद उसका दिमाग काम करना बंद कर देगा और फिर हम उससे कहेंगे कि हमने सारे आतंकवादियों को पकड़ लिया था, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन तुमने हमें दी थी। और ये ऐसे ही करते हैं। अमार को जब इनके सामने लाया जाता है तो वो उसे कहते हैं कि तुम्हारे वजह से हमने कई निर्दोषों की जान बचा ली है। जो हमला तुम्हारे साथ ही करने वाले थे, हमने उसे रोक दिया है। अब अमार भी उनकी बातों में आ जाता है, क्योंकि वो पिछले 72 घंटों से नहीं सोया था। उसका दिमाग अब स्टेबल नहीं होता। अमार उन्हें अपने 2 दोस्तों के नाम बताता है, जिनके बारे में डैन और माया पहले से ही जानते थे। लेकिन अमार यहाँ पर एक और नया नाम लेता है और उसका नाम होता है अबू अहमद अल कुवैती। इस नाम को डैन और माया पहली बार सुन रहे होते हैं। अमार बताता है कि अल अहमद एक कंप्यूटर एक्सपर्ट था। वो ओसामा बिन लादेन के लिए काम करता था। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में उससे सिर्फ एक बार कराची में मिला था, जहाँ पर उसने मैं लादेन खत पढ़कर सुनाया था, जिसमें लिखा था कि जिहाद जारी रहना चाहिए। माया को इस नए नाम पर शक होता है, इसलिए वो 9/11 के सभी आतंकवादियों की वो वीडियो रिकॉर्डिंग देखती है और उसमें सब अबू अहमद को जानते थे। सबका यही कहना था कि वो लादेन का संदेश उन तक पहुंचाता था और माया को पूरा विश्वास हो जाता कि अगर वो अबू अहमद तक पहुंच गई तो ये अलकायदा के लीडर लादेन तक भी पहुंच जाएंगे। पर जब माया ये बात अपने सीनियर को बताती है तो वो इसकी बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लेता और उसे ही कुछ ठोस ढूंढने के लिए कहता है। अब 7 जुलाई 2005 में लंदन में एक बस में धमाका हो जाता है। ये धमाका भी लादेन नहीं करवाया था। वही माया को दिखाया जाता है जो पाकिस्तान की डिटेंशन सेंटर में होती है। वहाँ वो एक आदमी से मिलती है और अबू अहमद के बारे में पूछती है। वो आदमी कहता है कि अबू अहमद को जानता है, वो लादेन के लिए काम करता था, पर ये किसी को नहीं पता होता कि वो कहाँ रहता है। जब उसे ज़रूरत होती है वो खुद हमसे कांटेक्ट करते हैं। वहीं CIA एक और आदमी को पकड़ती है जिसका नाम फराज होता है। माया फराज को टॉर्चर करती है, लेकिन वो अबू अहमद के बारे में कुछ नहीं बताता। वो कहता है कि वो अबू अहमद नाम के व्यक्ति से कभी नहीं मिला। माया डैन के पास जाती है। वो कहती है कि तुम फराज से सब कुछ उगलवा सकते हो। डैन कहता है मैं इस काम से थक गया हूँ, अब मुझसे ये काम नहीं होगा, मैं वापस वॉशिंगटन जा रहा हूँ और तुम भी मेरे साथ चलो। लेकिन माया वापस जाना नहीं चाहती। वो कहती है कि अबू अहमद मुझे वॉशिंगटन में नहीं मिलेगा, वो मुझे यहीं पर मिलेगा, पाकिस्तान में। डैन माया को चेतावनी देता है। वो कहता है कि यह पाकिस्तान में सब जानते हैं कि तुम कौन हो और तुम क्या काम करती हो, इसलिए तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। इसके बाद सन 2018 का समय आता है, जब माया इस्लामाबाद के एक होटल में अपनी दोस्त जैसिका से मिलती है, जहाँ जैसिका माया को कहती है कि फराज ने अबू अहमद के बारे में कुछ नहीं बताया। वो कहती है कि हो सकता है ऐसा कोई आदमी ही ना हो। माया कहती है फराज अबू अहमद को पहचानने से इनकार कर रहा है। इससे मेरा शक और भी पक्का हो जाता है और मुझे पूरा यकीन है अगर हम एक बार अबू अहमद तक पहुँच जाएंगे तो लादेन तक भी हम बहुत जल्द पहुँच जाएंगे। और तभी होटल में एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है, पर इन दोनों की किस्मत अच्छी होती है, ये दोनों बच जाते हैं। और कुछ देर बाद जैसिका माया को बताती है कि एक डॉक्टर है जो अलकायदा के लोगों का इलाज करता है और वो हमें इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, पर वो हमें पाकिस्तान में नहीं मिलना चाहता, वो हमें कहीं और मिलना चाहता है। अब जैसिका अफगानिस्तान में बने अमेरिका के कैंप में जाती है, जहाँ वो आदमी को रिसीव करने वाली थी। वो आदमी वहाँ पर आ जाता है। जैसिका उसे रिसीव करने चाहती है, लेकिन वो आदमी एक ह्यूमन बॉम्ब होता है।
जो अपने आप को उड़ा देता है और इस ब्लास्ट में जेसिका के साथ साथ और जवान मारे जाते हैं। इस खबर से माया पूरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि जेसिका सिर्फ उसकी कलीग नहीं थी, वो उसकी दोस्त भी थी। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो माया को कहता है कि तुम्हारे लिए एक और बुरी खबर है। जिस आदमी को तुम ढूंढ रही होती, जिसका नाम अबू अहमद है, वो मर चुका है। वो माया को एक सीडी देता है जिसमें एक आदमी बोलता है कि सन 2001 में मैंने खुद अपने हाथों से अफगानिस्तान में अबू अहमद को दफनाया था। ये खबर सुनकर माया हताश हो जाती है, पर कुछ दिनों बाद उसकी कलीग उसके पास आती है और बताती है कि 9/11 हमले के बाद हमें 10 नाम मिले थे, जिनमें से एक नाम इब्राहिम सैयद का भी था, जो अफ़गानिस्तान में नकली पासपोर्ट के साथ पकड़ा गया था और उस पासपोर्ट में उसका नाम था अबू अहमद अल कुवैती। इसके बाद माया नोटिस बोर्ड पर लगी कुछ तस्वीरों को देखती है, जिसमें अबू अहमद, जिसका असली नाम इब्राहिम सैयद था, और वहाँ पर उसके भाइयों की तस्वीर लगी थी। ये 8 भाई थे और इन सब की शक्ल एक दूसरे से मिलती जुलती थी। ये जानने के बाद माया अपने पुराने साथी डैन को कॉल करती है, जो कि वर्जीनिया में एक सीनियर पोस्ट पर होता है। वो उसे बताती है कि शायद हमारा सस्पेक्ट अभी भी जिंदा है, यानी कि इब्राहिम सैयद उर्फ अबू अहमद अल कुवैती। वो डैन को बताती है कि 2001 में वो अपने 2 भाइयों के साथ अफगानिस्तान में गया था, जहाँ पर रिकॉर्ड्स के हिसाब से उसकी मौत हो गई थी, लेकिन हो सकता है कि वो अभी भी जिंदा हो और 2011 में जिसकी मौत हुई थी वो उसका भाई हो, क्योंकि जब भी किसी ग्रुप का इतना बड़ा नेता मरता है तो उसकी चर्चा ज़रूर होती है। साथ ही अमार के बयान से 2001 दिसंबर में वो उसके साथ टोरा बोरा की पहाड़ियों पर था। डैन माया से पूछता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। माया कहती है कि किसी भी कीमत पर मुझे उसका नंबर चाहिए। अब डैन कुवैत जाता है और वहाँ के प्रिंस से मिलता है, जिसे वो पहले भी जानता था। वो उसे लैम्बोर्गिनी के शोरूम में लेकर जाता है और वहाँ पर सबसे शानदार लैम्बोर्गिनी उसे दिला देता है। इसके बाद वो उसे एक पर्ची देता है जिसमें अबू अहमद का नाम लिखा होता है और वहीं पर उसका असली नाम भी लिखा होता है, यानी कि इब्राहिम सैयद लिखा होता है। वो प्रिंस को कहता है कि मुझे इसका फ़ोन नंबर चाहिए। ये कुवैत में पैदा हुआ था और आज भी इसकी माँ यहीं पर रहती है। प्रिंस ने नंबर अरेंज करवा देता है और अब ये उसे ट्रैक करना शुरू कर देते हैं। हालांकि उसका फ़ोन नंबर हमेशा बंद रहता था, लेकिन जब उसका फ़ोन ऑन होता था तो इसके बारे में उन्हें पता चल जाता था। वो पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर की टीपू रोड पर था जब उसने अपना फ़ोन नंबर ऑन किया था और किसी को कॉल किया था। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि 1 मई 2010 को न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर के पास से खड़ी गाड़ी में एक्सप्लोजिव मिलता है। अगर ये फट जाता तो पता नहीं कितनी जानें चली जाती, पर यह हादसा टल जाता है। वहीं माया को दिखाया जाता है जो अपने चीफ के पास जाती है और वो कहती है कि मुझे रावलपिंडी में एक हाउस में 4 टेक्नीशियन चाहिए और ऐसे ही 4 टेक्नीशियन मुझे पेशावर में भी चाहिए। पर उसका सीनियर उसे साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि तुम एक ऐसे आदमी के बारे में पता करिए जिसके बारे में कुछ नहीं पता। हमें ये भी नहीं पता कि वो जिंदा है या मर चुका है। इस बात पर माया को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है अगर ऐसा है तो मैं वाशिंगटन वापस चली जाती हूँ, लेकिन आपको जवाब देना होगा कि मैं वापस क्यों गई हूँ। और उसके बाद उसके सीनियर को उसकी बात माननी पड़ती है और उसके साथ रावलपिंडी और पेशावर में उस जगह पर जाना शुरू कर देते हैं जहाँ पर इब्राहिम सैयद का फ़ोन एक्टिव हुआ था, लेकिन उसका फ़ोन हमेशा ऑन नहीं रहता था। साथ ही इलाके बहुत भीड़ भाड़ वाले भी थे। कई दिनों तक वो उस इलाके को ढूंढते रहते हैं, पर इनके हाथ कामयाबी नहीं लगती। पर एक दिन जब उसे ढूंढ रहे होते हैं तो ये देखते हैं कि इनके ट्रैक सिग्नल में अहमद के सिग्नल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि वो कहीं पर आसपास ही हैं। और तभी इनके साइड से एक गाड़ी गुजरती है। वो देखते हैं कि उसमें इब्राहिम सैयद है। ये उसकी फ़ोटो ले लेते हैं और साथ में उसकी गाड़ी का नंबर भी। माया इन्फॉर्मेशन पाकर बहुत खुश होती है, क्योंकि कई सालों के बाद उसे किसी चीज़ में कामयाबी मिली थी। वही पाकिस्तान में माया के ऊपर अटैक हो जाता है। उसकी गाड़ी पर गोलियां चलाई जाती हैं, पर गाड़ी बुलेट प्रूफ होने की वजह से उसकी जान बच जाती है। वहीं पर पाकिस्तान में दिखाया जाता है जहाँ पर CIA के बहुत सारे लोकल एजेंट्स होते हैं, उनके खबरी होते हैं और वो उस गाड़ी का पता कर और उन्हें पता चलता है कि इब्राहिम सैयद उर्फ अबू अहमद अल कुवैती वो कहाँ पर रहता है। और अब CIA की एक मीटिंग होती है जहाँ पर CIA के डायरेक्टर उस घर का मॉडल दिखाया जाता है और बताया जाता है कि इस घर की दीवारें 10 फीट ऊंची हैं। और बताते हैं कि इस घर की खिड़कियाँ हमेशा बंद रहती है और ऊपर वाली छत भी 7-7 फीट ऊंची दीवारों की है और इस घर के अंदर झांकना बहुत मुश्किल है। साथ ही इस घर के पास पाकिस्तानी मिलिट्री एकेडमी भी है, यानी कि ये घर पूरी तरह से सेफ है। CIA के डायरेक्टर ऑर्डर देते हैं कि मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि इस घर के अंदर कौन कौन और कितने लोग रहते हैं। अब CIA इस घर पर पूरी तरह से नज़र रखना शुरू कर देते हैं। वहीं माया इस घर पर अटैक करना चाहती है, पर उसे परमिशन नहीं मिलती। वो हर रोज़ जाकर अपने सीनियर, जिसका नाम जॉर्ज होता है, उसके ग्लास पर एक डेज लिख देती है, यानी कि एक नंबर लिख देती है और धीरे धीरे नंबर 100 पर पहुंच जाता है। यानी कि आज पूरे 100 दिन हो चुके हैं, लेकिन ना ही माया और ना ही उसके सीनियर को इस घर पर अटैक करने की परमिशन मिलती है। लेकिन अब इन्हें इस घर के आंकड़े मिल चुके होते हैं। वहाँ का सीनियर जॉर्ज अपने सीनियर को बताता है कि उस घर में 3 औरतें और 2 आदमी हैं जो हमेशा दिखते हैं, पर एक और आदमी जो कभी नहीं दिखता। वो कभी कभी हवा खाने के लिए छत पर आता है और वहाँ पर 7-7 फुट ऊंची दीवारें हैं
साथ ही वहाँ पर पेड़ भी हैं जिसमें बहुत सारे पत्ते हैं, जिसकी वजह से सैटेलाइट पर उस आदमी को नहीं देखा जा सकता। ये सैटेलाइट से बचने का एक प्रोफेशनल तरीका होता है। साथ ही इस घर में 7 बच्चे भी हैं। लेकिन यहाँ पर जॉर्ज का जो सीनियर होता है वो साफ साफ मना कर देता है कि इस घर में ओसामा बिन लादेन नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि ये शायद कोई ड्रग डीलर हो सकता है, या फिर इब्राहिम सैयद के 8 भाइयों में से कोई एक हो सकता है, या फिर अलकायदा कोई दूसरा सदस्य हो सकता है, लेकिन ये ओसामा बिन लादेन नहीं हो सकता। और कुछ दिन और बीत जाते हैं और जॉर्ज फिर से अपने सीनियर से मिलता है और वो उन्हें बताता है कि इस घर में इंटरनेट नहीं है, ना ही कोई टेलीफोन का कनेक्शन है, और ना ही इस घर से कोई फ़ोन जाता है। और कोई भी रिटायर्ड आदमी है तो उसका स्विमिंग पूल का है, और ना ही उसे कुत्ता पालने का शौक़ है। और क्यों वो अपने आदमी को सिर्फ 2 शहरों से फ़ोन करने को कहता है जहाँ पर अलकायदा का बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। जॉर्ज अपने सीनियर को यह भी बताते हैं कि हम इस घर का कचरा भी चेक करना चाहते थे, लेकिन वो अपने घर का कचरा बाहर नहीं फेंकते बल्कि उसे कंपाउंड में जला देते हैं। हमने एक नकली वैक्सीन प्रोग्राम भी शुरू किया था ताकि उनका ब्लड सैंपल ले सकें, लेकिन उसके लिए उन्होंने मना कर दिया। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी एजेंट उसकी बातों कन्विंस नहीं हो पाते। वो कहते हैं कि प्रेसिडेंट को पक्का सबूत चाहिए, और इस तरह वो मीटिंग ख़त्म कर देते हैं। जॉर्ज एक बार फिर उसके पास जाता है और उन्हें कहता है कि आज नहीं तो कल तुम्हें पता चल ही जाएगा कि उस घर में ओसामा बिन लादेन था, और उसके बाद तुम कभी भी चैन की नींद नहीं सो पाओगे। ये सुनने के बाद प्रेसिडेंट का सिक्योरिटी एडवाइज़र कहता है कि तुम प्लान बनाओ। और अब जॉर्ज और माया एरिया 51 में जाते हैं जहाँ पर शील्ड के बहुत सारे कमांडो होते हैं। वो उन्हें एक एरोड्रोम में ले जाते हैं जहाँ पर ऐसे हेलीकॉप्टर होते थे जो रडार में नहीं आ सकते थे, और पूछते हैं कि हमें अटैक कहाँ पर करना है। माया उन्हें बताती है कि हमें पाकिस्तान के ओटापाबाद में हमें एक घर में अटैक करना है जहाँ पर लादेन हो सकता है। इसका पूरा प्लान बन जाता है और अब एक बार फिर से फाइनल मीटिंग होती है जिसमें तय किया जाता है कि अटैक होगा कि नहीं। वहाँ पर जितने भी सीनियर होते हैं कोई कंफर्म नहीं होता कि वहाँ पर लादेन है या नहीं। कोई कहता है कि वहाँ पे 40% चांस, तो कोई कहता है वहाँ पर 60% चांस। पर जब माया से पूछा जाता है तो वो कहती है कि वहाँ पर 100% लादेन है। और माया के इस कॉन्फिडेंस को देखकर इस मिशन को परमिशन मिल जाती है। शील के 2 हेलीकॉप्टर अफगानिस्तान से पाकिस्तान पहुँचते हैं, और जैसे ही वो उस घर के पास पहुँचते हैं एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, लेकिन इनके कमांडो अभी भी सुरक्षित होते हैं। इसके बाद वो कंपाउंड के दरवाजे को उड़ा देते हैं और मेन डोर तक पहुंच जाते हैं, पर तभी अंदर से गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं। शील्ड के ऑफिसर भी अंदर गोलियां चलाते हैं और अब अंदर पूरी तरह से सन्नाटा छा जाता है। विस्फोटक से दरवाज़ा तोड़ने के बाद जब ये अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर इब्राहिम सैयद है, जिसे शुरू में अबू अहमद अलक्वैदी के नाम से जानते थे। उसकी डेड बॉडी पड़ी है और वो मर चुका है। घर में बहुत सारे बच्चे भी हैं। इसके बाद शील्ड के कमांडो ऊपर जाते हैं जहाँ पर एक बहुत मजबूत दरवाज़ा होता है जिसे विस्फोट से भी नहीं तोड़ा जा सकता था। इसलिए ऑफिसर पीछे जाते हैं और वहाँ का दरवाज़ा विस्फोट करके सेकंड फ्लोर पर पहुँच जाते हैं। वहाँ एक और आदमी होता है जिसे ऑफिसर मार देते हैं। यहाँ सेकंड फ्लोर पर बहुत सारे कंप्यूटर और फाइल्स भी होती हैं। ऐसा लगता है मानो ये पूरी तरह से एक लैब है जहाँ से पूरी दुनिया में आतंक फैलाने की तैयारी की जाती है। अब आसपास के गांव के लोग भी इस तरफ आना शुरू कर देते हैं। दरअसल वो शील्ड के लोग विरोध कर रहे थे, पर शील्ड के ऑफिसर कहते हैं कि अगर कोई भी आगे बढ़ता है तो हमें उन पर गोलियां चलानी पड़ेगी। इसलिए सभी लोग रुक जाते हैं। वहीं अब शील्ड के बाकी ऑफिसर थर्ड फ्लोर पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर अंधेरा होता है और वहाँ पर कोई हलचल नहीं होती। तभी शील्ड का एक ऑफिसर तभी आवाज़ में ओसामा कहता है, मानो वो उसकी मदद करना चाहता हूँ। उसके नाम लेते ही उसे कमरे में हलचल दिखाई देती है। शील्ड का ऑफिसर उस तरफ गोली चला देता है और घर के अंदर चला जाता है। और जब वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि ज़मीन पर एक आदमी पड़ा हुआ है। वो उस आदमी पर और भी गोलियां चलाते हैं, और जब उसके चेहरे पर लाइट चमकाते हैं तो देखते हैं वो कोई और नहीं है बल्कि दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी ओसामा बिन लादेन है। वो अपने हेडक्वार्टर में फ़ोन करके बताते हैं कि हमारे हाथ जैकपॉट लग गया है, यानी कि ओसामा बिन लादेन मारा जा चुका है। इन्हें बताया जाता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स एक्टिव हो गई है, इसलिए जल्दी से जल्दी यहाँ से सारे एविडेंस लेकर और साथ में ओसामा बिन लादेन की बॉडी को लेकर यहाँ से निकलना होगा। ये अपने हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं, और इनका जो हेलीकॉप्टर होता है जो क्रैश हो गया था उसे ब्लास्ट कर देते हैं ताकि इनकी टेक्नोलॉजी किसी के भी हाथ ना लगे। इसके बाद ये अफ़गानिस्तान में जलालाबाद में आते हैं जहाँ पर इनका कैंप होता है। वहाँ पर माया भी होती है और माया ओसामा बिन लादेन की बॉडी देखती है और कंफर्म करती है कि यही ओसामा बिन लादेन है। अंत में दिखाया जाता है कि माया वापस अपने घर अमेरिका जा रही है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। माया ने अब तक एक ही केस हैंडल किया था जिस पर वो पिछले 12 साल से काम कर रही थी, और ये केस ओसामा बिन लादेन का था, और उसने अपना केस सॉल्व कर लिया। तो ये थी कहानी ओसामा बिन लादेन को पकड़ने की। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।